अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहम्मद मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है ऑटोडेस्क माया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माया एक 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल टीवी इंडस्ट्री, वीएफएक्स, मूवीज़ और वीडियो गेम्स में होता है। और ना सिर्फ वीडियो गेम्स और मूवीज़ से बल्कि इसका इस्तेमाल 3D मॉडलिंग में भी होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, कार मॉडलिंग वगैरह वगैरह। आप समझ ही सकते हैं 3D ग्राफिक्स कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें तो हर चीज़ 3D में पहले बनाई जाती है, बाद में उसे रियल लाइफ में उसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए आज हम भी इसी 3D सॉफ्टवेयर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो ये सीरीज़ होने वाली है, ये बेसिकली फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल की होने वाली है। आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, ये सिर्फ माया के इंट्रोडक्शन और इंटरफेस के बारे में होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं नए वीडियोज़ लाऊंगा, उसमें आपको अलग अलग तरीके से और अलग अलग मॉडलिंग टेक्निक्स और एडवांस लेवल तक मैं इससे ले जाऊँगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ये आपकी पहली शुरुआत होने जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हासिल होने वाला है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो भी इसको देख लीजिए, शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है माया का इंटरफेस। मैं यहाँ पे माया 2024 यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको ये इंटरफेस चेंज हो सकता है देखने को मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू वर्जन्स, क्योंकि नए वर्जन हमेशा आते रहते हैं मार्केट में। तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2024 का। ये डिपेंड नहीं करता, आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि जो सबसे लेटेस्ट हो, जैसे 2023-22 तक का आप ले सकते हैं, बट ज़्यादा पुराना यूज़ ना करें, क्योंकि मार्केट में नए नए वर्जन, नए नए टूल्स, ऑप्शंस आते रहते हैं। तो सबसे लेटेस्ट वाली यूज़ करें, कोई बेहतर पता। ओके, एनीवेज, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये इंटरफेस की। तो इसके इंटरफेस को देखकर डरना मत, ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऊपर के जो ये आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर है, इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे सारे मेन्यूज़ होते हैं, लाइक फाइल, न्यू सीन, ओपन सीन, सेव सीन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ़ोटोशॉप में होता है। जैसे अगर आपने अगर फ़ोटोशॉप चलाया होगा तो आपको पता होगा कि फ़ोटोशॉप में भी सेम फीचर्स होते हैं, सेव सीन, सेव एज, एक्सपोर्ट। इसके बाद आते हैं एडिट में, क्रिएट, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, नर्व्स, प्रिमिटिव, पॉलीगॉन, वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ सपोज़ करिए मैं पॉलीगॉन प्रिमिटिव में जाता हूँ और एक स्फेयर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे रिपोर्ट में एक स्फेयर आ गया। तो ये हमें मिलता है क्रिएट में से। तो उसके बाद क्रिएट है, सेलेक्ट है, मॉडिफाई है, डिस्प्ले, विंडोज़, मैश, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मैं आगे धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में समझाता चला जाऊँगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये एक मेन्यू बार है, जहाँ पे आपको माया के अंदर जो भी आप फीचर, जो भी चीज़ें आप काम करेंगे, उससे रिलेटेड जो मेन्यूज़ हो, वो मेन्यूज़ यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। ओके, अगर आप ठीक इसके नीचे में आए तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी, जिससे यहाँ पे एक मॉडलिंग लिखा हुआ है और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शंस निकल कर सामने आते हैं। मैं इसे कहता हूँ मेन्यू स्विचिंग पैनल, क्योंकि इससे आप मेन्यू को स्विच कर सकते हो। जैसे ये अभी आप देख सकते हैं, ये मॉडलिंग में है। अगर मैंने इसे रिगिंग में कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ का जो पूरा मेन्यू है वो चेंज हो चुका है। विंडोज़ तक बिल्कुल सेम रहता है, विंडोज़ के बाद अगर आप देखें तो ये पूरा मेन्यू जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर मैं एनिमेशन में आऊँ तो आप देख सकते हैं विंडोज़ तक बिल्कुल सेम है, विंडोज़ के बाद जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसी तरह एफएक्स, रेंडरिंग और कस्टमाइज, जहाँ हम अपना खुद का कस्टमाइजेबल मेन्यू को बना सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो फिलहाल हम लोग मॉडलिंग में रहेंगे। अभी देखिए, अगर अब मैं मॉडलिंग पे रह रहा हूँ तो विंडोज़ के बाद जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक मैश, एडिट मैश, मैश टूल, मैश डिस्प्ले, कर्व्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉडलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक मेन्यू बार है। तो आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये मेन्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आप इसमें क्लिक करता हूँ, अब देखिए जो भी चीज़ें आपको नज़र आए, ये मॉडलिंग से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। ये सब धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा आगे। अगर मैं रिगिंग में आ जाऊँ तो देखिए वो सारी चीज़ें रिगिंग से रिलेटेड आती हैं, लाइक स्केलेटन, स्कीइंग, डिफॉर्म, कॉन्स्ट्रेंट। तो ये होता है स्विचिंग पैनल, जिससे आप स्विच कर सकते हैं। अच्छा,
ऑटोडेस्क माया के बारे में एक और मैं आपको बात बताते चलूँ, ये जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आपको कोई सा भी आइकॉन, कोई सा भी मेन्यू समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में है क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपना कर्सर इसके ऊपर होवर करना है और एक अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आएगा जहां आप देख सकते हैं कि उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मॉडलिंग स्विचिंग पैनल पे अगर मैं अपने कर्सर को होवर करता हूँ तो यहाँ पे एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल कर आता है जहाँ लिखा है मेन्यू सेट मेन्यू, स्विचेस मेन्यू सेट, जो आपके मेन्यू को स्विच करता है जैसे मॉडलिंग या रेंडरिंग में। उसके अलावा किसी भी अगर चीज़ के ऊपर चले जाएँ तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आता है जो आपको बताता है कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या चीज़ के लिए है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए बता रहा है पॉलीगॉन प्लेन है, क्रिएट अ पॉलीगॉन प्लेन ऑन द ग्रिड, कि ये एक पॉलीगॉन प्लेन है जो कि ग्रिड के ऊपर एक पॉलीगॉन प्लेन को क्रिएट करता है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं सेम। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर जो चीज़ आपको समझ में ना आए जस्ट होवर इट और वो आपको बता देगा कि एक्चुअल में वो आइकॉन किस लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये स्विचिंग पैनल के बाद जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल वही हैं, सेव न्यू सीन, सेव ओपन सीन और रीडू अंडू, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं फ़िलहाल आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे आगे चलकर आप काम करेंगे इस पे, जब आप इस पे वर्क करना शुरू करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं फ़िलहाल आपको बताऊँगा तो ये पूरा बाउंस जाने वाला है आपको। तो ये जो चीज़ें मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आगे जब आप मॉडलिंग करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये स्नैप टू ग्रिड एंड स्नैप टू कर्व, स्नैप टू पॉइंट, ये सारी चीज़ें आगे आपको समझ में आने वाली हैं। उस तरह सिमेट्री होता है, उसी तरह ये जो है ये डिस्प्ले एंड रेंडर के लिए यूज़ होता है। ये सब आपको बाद में समझ में आएगा। तो फ़िलहाल मैं इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। ओके, अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होता है जो कि बड़े कमाल का है। ये आप देखते हैं ना, ये एक डंडा है। अगर आप इस डंडे के एरो पे क्लिक करें तो अलग से एक मेन्यू सेट खुलकर सामने आता है। अगर दोबारा क्लिक कर दे तो वो कोलैप्स कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ अभी है और अभी कोलैप्स कर गया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये पूरा इंटरफेस है बहुत बड़ा बड़ा आपको फील होता है तो आप इससे कोलैप्स करके भी रख सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम लोग नीचे जाते हैं। इस पैनल को कहा जाता है शेल्फ। ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग शेल्फ। शेल्फ में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको माया में वर्क करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो, सपोज आप माया में मॉडलिंग कर रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं। ऐसे माया में अंदर कोई स्कल्पटिंग करता नहीं, बट फिर भी अगर आप कर रहे हैं यूवी एडिटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस शेल्फ के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पॉलीगॉन शेल्फ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, लाइक स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। क्रिएट के अंदर अगर आप चले जाएँ पॉलीगॉन पिरामिड और यहाँ पर होते हैं। तो ये बस ऑटोडेस्क माया ने जस्ट फॉर यूज़र कन्वीनियंस इसने इन चीज़ों को यहाँ उठा कर रख दिया है ताकि आपको बार बार क्रिएट में जाकर और फिर पॉलीगॉन पिरामिड और दोबारा से आपको यहाँ क्लिक ना करना पड़े। आप डायरेक्ट क्या कर सकता है, यूज़र यहाँ से डायरेक्ट उन चीज़ को क्लिक करके और उसे व्यू पोर्ट में ला सकता है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक स्फीयर। अगर स्फीयर पे क्लिक करेंगे तो ये कि स्फीयर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर आप क्यूब पे क्लिक करते हैं, मैं इसे डिलीट करता हूँ, क्यूब पे करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। अगर सिलेंडर पे करेंगे तो एक सिलेंडर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, इससे आप प्रैक्टिस करें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी शेल्फ में बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो आगे जब आप मॉडलिंग करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो आप बड़ा सा चीज़ देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं व्यू पोर्ट, जहाँ आप 3 डायमेंशनली किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। सपोज करिए मैं अगर यहाँ पर एक टॉरस ले लेता हूँ तो आप इसे किसी भी व्यूज़ में आप इसे देख सकते हैं। व्यू पोर्ट का नेविगेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए आप स्क्रॉल बटन को अप डाउन करें, ये जूम इन जूम आउट होगा। उसके अलावा अगर आपको इसे घुमा कर 3D रोटेशन करने तो ऑल्ट की को प्रेस करें एंड देन लेफ्ट की,
ऑल्ट प्लस लेफ्ट की, ये आपका 3D रोटेट होगा। उसके बाद अगर आपको पैन करना है देन जस्ट ऑल्ट एंड मिडिल माउस बटन, ये आपका पैन होगा। अगर आपको डॉली जूम करना है तो देन जस्ट ऑल्ट एंड राइट माउस क्लिक, इसे कहते हैं डॉली जूम। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ आपको व्यू पॉट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये आर्नोल्ड के लिए है, आर्नोल्ड व्यू पॉट सेटअप है जो आपको रियल टाइम रेंडर करके आपको बताता है। फ़िलहाल इसे यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है, कैमरा लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, कैमरा सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक कर दें तो आपको एक कैमरा सेटिंग खुलकर सामने आ जाता है। फिलहाल उसे ऑफ करके रखते हैं। उसके बाद रेंडर है, पैनल्स हैं कि आपको कितने पैनल्स, जैसे ये पर्सपेक्टिव है, स्टेरियो में क्रिएट स्टेरियो कैमरा, ऑर्थोग्राफिक मोड, आप इस पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ जाएँ तो ये आपका ग्रिड होता है, रेजोल्यूशन ग्रिड। जैसे फ़िलहाल हमारा जो रेजोल्यूशन है वो 960 बाई 540 का है। फिलहाल ये चीज़ें रेंडर के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। एक होता है हमारा वायर फ्रेम। अगर आप इसे क्लिक कर दें तो ये जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है ये वायर फ्रेम मोड में नज़र आता है। ओके, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये टेक्सचर के लिए यूज़ होती है, जो कि फ़िलहाल हमारे पास कोई टेक्सचर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये लाइट के लिए अगर हम इससे क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा अंधेरा कर देगा, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई लाइट नहीं है। सो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही बेसिक है। ये जैसे इंटरफेस का क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। अगर आप यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ आपको नज़र आता है कुछ कलर स्पेसेस के बारे में। जब यहाँ एस है, एस रॉ, RGB, ये आपके कलर मोड्स होते हैं, कलर स्पेसेस जिसे कहते हैं। अगर VFX इंडस्ट्री की बात करें तो VFX में ओनली SS कलर को यूज़ किया जाता है, नो RGB, नो, बस जस्ट SS। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है टूल बॉक्स। यहाँ में डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हमें नज़र आते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सेलेक्ट टूल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम सामने शो कर, यह सेलेक्ट टूल, इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है एज पर द नेम। उसके बाद आता है लैसो टूल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोटोशॉप पे आपने देखा होगा, लैसो टूल की मदद से हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है पेंट सिलेक्शन टूल। ये पेंट ब्रश के टाइप पे सेलेक्ट करता है, और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये डॉटेड, ये इसके वर्टिसेस है, जिस वर्टिसेस से मिलकर ये ज्योमेट्री बनी है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल इसे आप इग्नोर करें। उसके बाद आप इस पर क्लिक करते हैं, ये मूव टूल है, तो आपको एक 3D गिज़्मो नज़र आएगा। ये 3D गिज़्मो क्या होता है? ये बेसिकली एक्सेस होता है। हम जानते हैं कि हमने बचपन में ज्योमेट्री के पढ़ा था, 3 एक्सेस होते हैं, X, Y and Z। और आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे एक गिज़्मो नज़र आता है X, Y and Z का, और ये सेम गिज़्मो आपको यहाँ भी नज़र आएगा, लेकिन एक बड़े पैमाने पे। ऊपर में Y होता है, ये साइड में X होता है, और इस सामने की तरफ पे होता है Z। उसके बाद ये जो होता है ये हमारा मूव टूल है, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, आपको सिंपली उस एक्सिस पे क्लिक करना है एंड लेफ्ट माउस बटन जस्ट ड्रैग। अगर आपको इसे इस डायरेक्शन में क्लिक करना है, जैसे इस डायरेक्शन में से ड्रैग करना है, तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। अगर ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है तो जस्ट वाई पे आप क्लिक करो एंड ड्रैग। ओके ना, इसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल टूल। तो ये आप देख सकते हो इसका एक गिज़्मो बन गया। अब आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। सेम X, Y and Z एक्सिस में मैं सामने की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जैसे डायरेक्शन में आप चाहो आप रोटेट कर सकते। Ctrl Z to revert it back। उसके बाद हमारे पास आता है ये स्केल। अगर आप इस पर क्लिक कर लें तो ये आपको अलाउ करता है अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से साइज में करने का। इस पे भी आप एक बहुत इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। सपोज करिए अगर मैं बीच में, ये जो गिज़्मो है ना बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ बात को समझ नहीं आएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीच में जो गिज़्मो, अगर मैं उस पर फॉरवर्ड करता हूँ
और उस पर क्लिक करता हूँ, अगर आप देखो जैसे मैंने एक बिल्कुल बीच में क्लिक किया है तो आप देखो वो कलर अपना चेंज कर रहा है, वो येलो कलर में आ गया। मतलब है कि वो जो बीच का उसका जो सेंटर पॉइंट है गिज़्मो का वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट माउस बटन से तो देखो वो तीनों एक्सिस पे वो फैल रहा है, तीनों एक्सिस पे वो बड़ा हो रहा है, सेम वो श्रिंक भी कर रहा है। अगर मैं किसी एक एक्सिस को पकड़ के ड्रैग करूँ तो सिर्फ वो उसी एक्सिस पे फैलेगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाले एक्सिस में ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ इस डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। अगर मैं ऊपर वाई में कर दूँ तो ये वाई में जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये चीज़ें आपको बताती हैं पर्सपेक्टिव के लेआउट के बारे में। जैसे ये सिंगल है, अगर मैं इस पर कर दूँ तो ये जो आपका व्यू पोर्ट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिंगल है और ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक है आपका टॉप व्यू, दूसरा है आपका फ्रंट व्यू, तीसरा है आपका साइड व्यू और चौथा आपका पर्सपेक्टिव व्यू। अगर आप लोगों ने 3ds Max यूज़ किया होगा तो ये उसके जैसा बिल्कुल सिमिलर है। और ये नीचे आप देख सकते हैं ये होता है साइड बाय 2 साइड व्यूज़, जैसे एक फ्रंट है और एक पर्सपेक्टिव है। वैसे अगर आप मेरी माने तो मैं हमेशा पर्सपेक्टिव में ही से। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नीचे जो हमारा पैनल है वो है एक एनिमेशन स्लाइडर है जो कि एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। ये टाइम स्लाइडर है, इसको आप अपने हिसाब से की फ्रेम्स को आप डाल सकते हो, जो कि हर एनिमेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने फ्लैश यूज़ किया होगा जो कि बहुत ही पुराना 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर था तो उसमें भी आपको ऐसे की फ्रेम्स नज़र आते हैं, अपने हिसाब से की फ्रेम्स इस पर डाल सकते हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसे कहते हैं हम लोग रेंज स्लाइडर, ये बताता है कि आपको कितना फ्रेम्स चाहिए। सपोज़ करिए अभी अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 0 से लेकर 0 से आपका फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर आपका 200 तक आपके बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम्स हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो आप विंडो देख रहे हो ये फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम को डिनोट करना है। तो फर्स्ट फ्रेम मेरा 1 है और सेकेंड फ्रेम मेरा 200 है। बट सपोज़ करो मैं नहीं चाहता हूँ कि 200 तक मैं यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ 1 से लेकर 50 तक के फ्रेम्स का यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 50 तक भी कर सकता हूँ। इस रेंज स्लाइडर को मैं ले जाकर 50 तक ले जाऊँगा, देख सकते हो 50। अभी अगर आप इसे देखो तो यहाँ पे 50 तक ही है मेरा, आप देख सकते हो यहाँ शो कर रहा है 50। मतलब कि इसके अंदर टोटल 200 फ्रेम्स है बट ये डिस्प्ले कर रहा है ओनली 50 फ्रेम्स को, क्योंकि मैंने रेंज स्लाइडर को 50 पे सिलेक्ट करके रखा है। इसे अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से घटाइए बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज़ करिए मुझे 200 नहीं मुझे 500 चाहिए, मैं 500 पे क्लिक करूँगा और इस रेंज स्लाइडर को पूरा ट्रैक करके ले जाऊँगा। तो आप देख सकते हो 1 to 500। अब जितना चाहे इस पर की फ्रेम्स आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है कैरेक्टर सेट, नो एनिम देयर। और यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि आप एनिमेशन कितने फ्रेम पर सेकंड में आप अपने एनिमेशन को देखना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आप कोई भी एनिमेटेड मूवीज़ आप देखते हो, सिर्फ एनिमेटेड मूवीज़ नहीं कोई भी चीज़ें लाइक वीडियो वगैरह, वीडियोग्राफी से अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा कि हम जो वीडियो शूट करते हैं वो भी फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से होती है। फ्रेम पर सेकंड उसका रेट होता है कि वो कितना स्मूथ आपको वो वीडियो, आप जो वीडियो बना रहे हो, वो जो एनिमेशन आप बना रहे हो वो कितना स्मूथ वर्क करेगा। तो यहाँ पे 5 FPS से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल ऊपर ले जाऊँ तो ये 2 FPS से स्टार्ट है, 2 से लेकर 3, 4, 5 और ये करीब बहुत ज़्यादा आई थिंक 48,000 तक की ये FPS आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट हमें इतना दूर नहीं जाना, हम लोग 24 FPS को ही आइडियल मान के काम, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में आता है कंटिन्यूस लूप। अगर आप चाहते हो कि आपके जो एनिमेशन है वो एक लूप में क्रिएट हो जाए तो आप इसे क्लिक करके आप एक लूप पे बना सकते हो। मुझे मैं एनिमेशन वाले क्लास में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एक कैश ब्रेक है, प्लेबैक टॉगल, ये चीज़ें आपको मैं बाद में समझाऊँगा। ये है ऑटो की फ्रेम टॉगल, ताकि की फ्रेम्स को मैं टॉगल कर सकूँ ऑटोमेटिकली, वो की फ्रेम आपका सेलेक्ट हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें मैं आपको बातें बताऊँगा, ये प्रेफरेंस सेटिंग्स एनिमेशंस की बातें बताऊँगा। ओके, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको बनाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं। ये प्लेबैक के ऊपर है, अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन स्लाइडर भाग रहा है और ये प्ले हो रहा है। अगर मैं स्टॉप कर दूँ तो वो स्टॉप हो जाएगा, अगर मैं इसे बैक ले जाऊँ तो ये रिवर्स जाना शुरू कर देगा, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये स्टॉप हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल एक एक फ्रेम पीछे जाएगा, और ठीक इसके अपोजिट में जो ये अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एक एक फ्रेम आगे जाएगा। अगर मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये एनिमेशन के लिए है। नीचे आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ऐसा विंडो है जो आपको बताता है कि आपने जो चीज़ें सेलेक्ट करी हैं वो किस प्लान के लिए। सपोज करिए तो मैं यहाँ ले जाऊँ इस सिलेंडर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं नीचे पे एक डायलॉग आ रहा है, पॉलीगॉन सिलेंडर क्रिएट अ पॉलीगॉन सिलेंडर ऑन द ग्रिड। ये सेम डायलॉग है जो आप नीचे देख रहे हो, जो ऊपर में आपको डायलॉग नज़र आता हो। उसके बाद ये स्क्रिप्ट के लिए होता है मेल स्क्रिप्ट एंड पाइथन स्क्रिप्ट। यहाँ पे आता है स्क्रिप्ट एडिटर। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये स्क्रिप्ट एडिटर है जहाँ पे दो तरह के स्क्रिप्ट आपको दिए जाते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है पाइथन। ये स्क्रिप्टिंग वाले लोग समझ सकते हैं बेहतर। उसके बाद इस साइड में अगर आप देखें तो आपको मिलता है चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर। चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर होता है जो भी आप मॉडलिंग करते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। सपोज करिए मैंने अगर एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसके चैनल बॉक्स पे क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसलेट एक्स 0 है, मतलब वो 3D ज्योमेट्री के जो ग्रिड होते हैं वो बिल्कुल 0 0 पे वो खड़ा है, मतलब वो बिल्कुल नल पॉइंट पर हुआ है। अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, मैं इसे 0 की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो वो एक स्टेप मैं कह सकता एक घर वो आगे चला गया। अगर मैं इसे 5 कर दूँ तो आप देख सकते हो वो 5 घर आगे भाग गया। अगर मैं वाई में कर दूँ, वाई में सपोज करिए मैं लिख देता हूँ 2, तो ये 2 घर के ऊपर चला गया। जैसे मैं बैक टू 0 कर सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई, ये सेम चीज़ के लिए होती है। अगर आप इससे रोटेट वाई सपोज करिए मैं 5 करता हूँ तो ये 5 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अगर आप इससे गौर से देखें, मैं इसे कर रहा हूँ 10, ये रोटेट होगा। एक्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो वो रोटेट हो गया। फिलहाल मैं इसे 0 कर देता हूँ। उसके बाद है विजिबिलिटी। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता है इनपुट्स। इनपुट में अगर आप यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेंडर को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको सबसे पहला मिलता है हाइट बेसलाइन। इसे अगर आप बढ़ा दो तो ये आप देख सकते हैं वो नीचे चला गया। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि उसकी जो बेस होनी है, जो हाइट की बेस लाइन है वो कहाँ पे रहेगी, 1 में या 0 में। उसके बाद आता है आपका रेडियस को अपने हिसाब से घटाइए बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 तो आपका रेडियस बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 तो ये और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ 1 तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं और भी ईजिली मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप रेडियस पे यहाँ क्लिक कर लें और फिर आकर व्यू पॉट में आकर आपने सिर्फ मिडिल माउस बटन को ड्रैग करना है तो ये अपने हिसाब से रेडियस बड़ा और छोटा होते जाएगा। तो बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद हाइट को बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। सब डिवीज़न एक्सेस आप अपने हिसाब से सब डिवीज़न एक्सेस को बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो ये ज़्यादा डेंस हो चुका है, इसने कम कर दिया। और ज़्यादा लो पॉली आप कर सकते हो या और भी ज़्यादा हाई पॉली आप कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डेंस हो चुके हैं। उसके बाद आता सब डिवीज़न हाइट, जो कि अभी फ़िलहाल 1 है। मैं चाहूँ तो इसमें 20 डाल सकता हूँ। ये सब डिवीज़न हाइट जो आप देख रहे हैं
ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। अपने हिसाब से आप डाल सकते हो 10 या फिर 8 या फिर 15। उसके बाद आता है सब डिवीज़न कैप। सब डिवीज़न कैप आता है ये ऊपर में जो आप देख सकते हो, इस हिस्से को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 5 दिया तो आप देख सकते हो ये 5 रिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। मैं 2 लगाऊंगा, उससे यहाँ सिर्फ 2 रिंग्स क्रिएट होंगे, एक यहाँ और एक बाहर। मैं 15 अगर दूंगा तो ये 15 रिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद क्रिएट यूवीज राउंड ऑफ कैप्स। अगर आप से यहाँ पे ऑन करते हैं तो ये कैप को राउंड कर देगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल कैप्सूल की तरह। उसके बाद नीचे जो एक ऑप्शन आता है वो होता है राउंड कैप हाइट का। अगर मैं इसे भी ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हाइट इसका श्रिंक हो जाएगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये ऑन ऑफ कर कैसे रहा हूँ, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है। ऑफ के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है 0 और ये ऑफ हो जाएगा, और ऑन के लिए आपको प्रेस करना है 1 तो ये ऑन हो जाएगा। इट्स सिंपलेस्ट। इसके बाद नीचे अगर आप आते तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले और लेयर्स हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को किसी भी लेयर्स में डाल सकते हो। सपोज करिए मैं यहाँ क्रिएट न्यू लेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पर आता है ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को उस लेयर में डाल सकता हूँ। सपोज करिए मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एक आता है विजिबिलिटी, मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ तो वो चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टी। आप देख सकते हो ये बस एक वायर फ्रेम शो होगा, बट ये मूव नहीं आप कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपने क्लिक कर दिया, जहाँ देख सकते हो छोटा सा आर बन के आ रहा है, यहाँ पर ही इसका सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा। ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ये व्यू पोर्ट पे रहेगा बट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अगर आप एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लेयर के हिसाब से सजा के रख सकते हैं। आप एक बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों पर रख सकते हैं, जो ये चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं। तो फिलहाल मैं इस को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम जो नीचे देखते हैं ये होता है एट्रीब्यूट एडिटर। अगर हम इसे क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट नज़र आ जाएंगे। लाइक यहाँ देखते हैं पॉलिसी इनटू 1, इसके वैल्यूज़ है, ट्रांसलेट वैल्यूज़, रोटेट वैल्यूज़। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ शेप से रिलेटेड यहाँ वैल्यूज़ होते हैं, मैक्स ट्राइंगल्स, कंपोनेंट। ये चीज़ों को फ़िलहाल मैं कभी यूज़ भी नहीं करता और मैं करना भी नहीं चाहता इन्हें यूज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। उसके बाद आते हैं पॉलिसी नंबर 1, जहाँ पे आपको रेडियस एंड हाइट को आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। बेस लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सब डिवीज़न देख सकते हैं, सब डिवीज़न बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो आपने चैनल बॉक्स में देखी हैं। उसके बाद शेडिंग ग्रुप है, आप किस तरह की शेडिंग इसमें डाल रहे हैं, शेडिंग मटेरियल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख लें तो एक छोटा सा एरो है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग से एक और जो उसके बाद का जो पैनल है वो भी खुलकर सामने आता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल शेडिंग है, एक स्टैंडर्ड सरफेस जो कि माया का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड शेड जो है वो दिया हुआ है इस पर, जो कि ग्रे है। अब चाहो तो इस पे अलग से कुछ आप कलर डाल सकते हो। सपोज करिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस वाले पैनल पे, तो यहाँ हमें कलर व्हील खुलकर सामने आता है। हम यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर इस पर डाल सकते हैं। सी जस्ट लाइक फोटोशॉप। बैक कंट्रोल जी करके मैं बैक चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद एट्रीब्यूट के बाद आता है हमारे पास मॉडलिंग टूल किट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट एंड मार्की, ड्रैग, ट्वीट, कंबाइंड, सेपरेट, बुलियन, ये सारी चीज़ें मॉडलिंग से रिलेटेड है, जो कि फ़िलहाल मैं अभी कवर नहीं करने वाला। जब मैं मॉडलिंग पे जाऊँगा तभी मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सपोज करिए ये चीज़ें ये है, अगर मैं इसे मल्टी कट यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से एक कट लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं देयर कट देयर,
ये मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको फ़िलहाल तो ये समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे मैं मॉर्निंग वाले पार्ट में जाऊँगा तभी आपको ये चीज़ें एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको अब तक समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। सपोज़ करिए ये जो आपने अभी लेआउट देखा, ये एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है जो कि ऑटोडेस्क माया आपको खुद से बना कर देता है। ये एक डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ वर्क स्पेस में, तो आप देख सकते हो यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और यहाँ कई सारे अलग अलग मोड्स हैं। सपोज़ करिए यहाँ जनरल है। अगर मैं यहाँ चले जाऊँ तो ये एक स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग स्टैंडर्ड मतलब अभी आप जो इंटरफेस देख रहे हो ये मॉडलिंग के लिए स्टैंडर्ड है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ वही टूल्स मिलेंगे जो मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो मॉडलिंग एक्सपर्ट, बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा आपका जो व्यू बोर्ड है, सारी चीज़ें हट जाएंगी और सिर्फ एक बड़ा सा व्यू बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये एक्सपर्ट लोगों के लिए है। उसके बाद स्क्रप्टिंग आता है जहाँ पर सिर्फ आपको स्क्रप्टिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। फिर उसके बाद पोज स्क्रप्टिंग, यूवी एडिटिंग, जहाँ पे आपको यूवी एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ये भी मैं आपको बातें बताऊंगा यूवी एडिटिंग होता क्या है। एनिमेशन, जहाँ पे आपको एनिमेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से टॉगल कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वर्क स्पेस चाहिए। हम लोग जनरल पे आ जाते हैं। अब जनरल पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। अब अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से अपना खुद का भी एक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊँगा। ऊपर आ जाए, यहाँ जहाँ विंडोज़ लिखा है, विंडोज़ में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है यूवी एलिमेंट, यूआई एलिमेंट। यूआई एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। स्टेटस लाइन, शेल्फ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, कमांड लाइन, हेल्प लाइन, टूल बॉक्स। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताया था ऊपर में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आपने कभी भी कोई चिप्स या चॉकलेट का पैक अगर आपने ख़रीदा होगा तो वहाँ पे आपने कहीं पर एक सीजर लाइन आपने देखी होगी, जहाँ पे एक डॉटेड लाइन होती है, जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कहाँ से हमें सीजर से काटना है, उस पैकेट को कहाँ से हमें फाड़ना है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम ऑटोडेस्क माया में भी कुछ ऐसे ही एक फीचर्स को देखते हैं, जहाँ से हम किसी भी पैनल को फाड़ सकते हैं मतलब हम उसे डिटैच कर सकते हैं। अगर हम विंडोज़ में चले जाएँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन, एक तो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। अगर आप उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने पैनल से डिटैच हो जाएगा और फिर आप किसी भी जगह पे इसे रख सकते हैं। हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। आप देख सकते हो यहाँ ये भी डिटैच हो गया, ये डिटैच हो गया, सारी चीज़ें आप अपने से डिटैच करके रख सकते हैं। और अगर आप दोबारा इसे कट कर दें इन चीज़ों को तो ये चीज़ें दोबारा अपने मकान पे वापस चली जाएंगी। तो उसी तरह हम यहाँ विंडोज़ में आएंगे, यूआई एलिमेंट, और यहाँ पे भी वो डॉटेड लाइन पे क्लिक करके इसे डिटैच कर देंगे। अभी आप देखें यहाँ जो भी चीज़ें नज़र आ रही है, स्टेटस लाइन, शेल्फ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्टेटस लाइन, शेल्फ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, कमांड लाइन, ये वाली हम चाहे तो अपने हिसाब से इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए अगर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ये स्टेटस लाइन नहीं चाहिए, तो बस यहाँ क्लिक करूँगा और वो स्टेटस लाइन वहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टेटस लाइन वहाँ से गायब हो जा रहा है। सपोज़ आपको लगता है कि यार मुझे शेल्फ भी नहीं चाहिए, आप शेल्फ को भी उड़ा सकते हैं, शेल्फ भी वहाँ से चला जाएगा। अगर आपको लगता है भाई मुझे टूल बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे टूल बॉक्स की ज़रूरत नहीं, आप इसे ऑफ कर सकते हैं, वो टूल बॉक्स वहाँ से चला जाएगा। अगर आपको लगता है कमांड लाइन नहीं चाहिए, आप कमांड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं और कमांड लाइन वहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से एक कस्टमाइज करके आप अपना एक खुद का व्यू पोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं मैंने अपना खुद का एक व्यू पोर्ट बनाया हुआ है मेरे अपने नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक स्क्रिप्ट एडिटर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आउटलाइनर है, टूल सेटिंग्स हैं और एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल बॉक्स और एक व्यू पोर्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। आउटलाइनर के बारे में मैं आपको बता दूं, आउटलाइनर क्या है। आउटलाइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपके व्यू बोर्ड में जो भी चीज़ें मौजूद है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है आपको। सपोज़ करिए अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं
पी क्यूब वर्ड, पी क्यूब का मतलब वो पॉली क्यूब 1। अगर मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ तो दोबारा मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ, हम देख सकते हैं पी स्फेयर 1। अगर मैं दोबारा एक स्फेयर ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ आया पी स्फेयर 2, यानी कि ये सेकंड वाला स्फेयर है। तो आपके व्यू पॉइंट में जितनी चीज़ें होंगी उस सब का एक लिस्ट प्रोवाइड करता है आउटलाइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आउटलाइनर को लेकर यहाँ पे। अगर आप माया को यूज़ कर रहे हैं और आपके माया में आउटलाइनर शो नहीं कर रहे हैं तो आप आउटलाइनर को यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपको आउटलाइनर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद बगल में आती है टूल सेटिंग। टूल सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से टूल्स की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने अगर यहाँ स्फेयर लिया और फिलहाल मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मूव टूल का गिज़्मो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके सारे सेटिंग्स यहाँ पे खुलकर सामने आते हैं, लाइक ये ओरिएंटेशन हो गया, पिवट पॉइंट हो गया है, ये सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाएगी, लाइक वर्ड, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट। ये सब चीज़ें आपको बाद में मॉडलिंग के केस में समझ में आएगी जब मैं इसके कंपोनेंट फॉर्म में इसे तोड़ूंगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और देन मिडिल माउस बटन को होल्ड करता हूँ प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन्यू खुलकर सामने आता है जहाँ वर्टेक्स फेस मल्टी, यूवी एंड ऑब्जेक्ट एंड एज मोड रहता है। ये सारे मोड्स होते हैं, इन सारे मोड से मिलकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर मैं वर्टेक्स में चले जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे डॉटेड्स जो आप देख सकते हैं ये उसके वर्टेक्स है, ठीक है। आप इसको यूज़ करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ये वर्टेक्स है क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिकल स्पेस पे जब दो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स को ही हम वर्टेक्स कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर दें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो वो एक फेस बनता है, एक पॉलीगॉन बनता है ना। तो यहाँ भी ये जो एक एक का वर्टेक्स देख रहे हैं ना, ये वही वर्टेक्स, ये वही पॉइंट्स है ज्योमेट्री वाले। एक एक पॉइंट से मिलकर आपके सारे ज्योमेट्री के जितने भी शेप्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अगर उसी तरह मैं यहाँ दोबारा से होल्ड करता हूँ राइट माउस बटन को और मैं यहाँ जाता हूँ एज में, तो एज आपको ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने बताया था, जो पॉइंट्स को कनेक्ट करते वो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोबारा उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरा एक लूप को सिलेक्ट करता है। अगर आप सिर्फ सिंगल क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक एज सेलेक्ट होते हैं। अगर आप उससे डबल क्लिक करते हैं तो एक पूरा एक लूप सेलेक्ट होता है। आप इसे भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम जाएंगे फेस मोड में। तो फेस मोड आपका एक पॉलीगॉन सेलेक्ट करे, जैसे कि मैंने बताया कि जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो वो एक फेस बनाते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं। तो यहाँ भी जो भी पॉलीगॉन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं एक फेस को तो ये पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, सिंगल क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ एक फेस सिलेक्ट करेगा। अगर आपको एक लूप में सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक पॉलीगॉन एक फेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके बगल वाले पे डबल क्लिक करना है और ये पूरा एक लूप सिलेक्ट कर लेगा। सपोज अगर मुझे ये वाला फेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे पूरा एक लूप चाहिए तो मैं बगल में क्लिक करूँगा एंड देन वो पूरा एक लूप को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद एक और मोड होता है जिससे हम कहते हैं मल्टी। इसमें क्या होता है, एट अ टाइम आप एज को, उसके बाद वर्टेक्स को एंड फेस को, सारी चीज़ों को आप एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है मल्टी। यहाँ से दोबारा अगर आप ऑब्जेक्ट में ले जाएँ तो आप इसे दोबारा ऑब्जेक्ट में भी लेकर जा सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है विच इज़ F9, F10, F11। तो अगर मैं F9 पे क्लिक करता हूँ तो अब ये वर्टेक्स मोड में चला जाएगा। F10 पे क्लिक करता हूँ तो ये एजेस मोड पे चला जाएगा। F11 पे क्लिक करता हूँ तो ये फेस मोड में चला जाएगा। और F8 पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से
आपका ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। ठीक है जी। एक चीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताई है कि आप अपने हिसाब से आपके जो कस्टमाइज आपका व्यू पोर्ट है उसको आप सेव कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेव करके रखा है। तो मैं वापस जनरल में जाता हूँ, ये मैं बताना भूल गया था। अब मैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज़ करिए मुझे अपने हिसाब की चीज़ें चाहिए, तो सपोज़ करिए मुझे स्टेटस लाइन चाहिए, टाइप स्लाइडर नहीं चाहिए, रेंज स्लाइडर भी नहीं चाहिए और हेल्प लाइन भी नहीं चाहिए। सपोज़ करिए मैं बस इतनी ही चीज़ों को चाहता हूँ, तो बस मैं इतनी चीज़ों को रखूँगा, इसे कट करूँगा, दोबारा वर्क स्पेस में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेव करंट वर्क स्पेस। इस पर मैं जाऊँगा और यहाँ मैं अपना नाम लिख दूँगा। सपोज़ करिए मैं लिखता हूँ क्लास, ओके और आप देख सकते हैं यहाँ क्लास टेस्ट के नाम पे एक वर्क स्पेस बनकर क्रिएट हो चुका था। ये एक जनरल था हमारा, ये मेरा वाला अपना, और एक क्लास टेस्ट वाला जो हमने अभी बनाया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से अनजाने में वर्क स्पेस गड़बड़ हो जाता है, वर्क स्पेस हमारा गड़बड़ा जाता है। कैसे? सपोज करिए मैंने यहाँ क्लिक किया आउटलाइनर से और इसे गलती से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है कि वो चीज़, वो जो विंडो है वो अपने ओरिजिनल मकाम से डिटैच होकर कहीं और चले जाती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर एक लॉक। अगर आप इस लॉक को क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे लॉक हो जाएंगी, मतलब कोई चीज़ अपनी जगह से डिटैच नहीं हो सकेगी। अगर मैं इसे दोबारा अपने वाले में करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटलाइनर है, टूल सेटिंग्स है। अगर मैं किसी को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये कोई भी अपनी जगह से डिटैच नहीं हो रहा है। वही अगर मैं इससे अनलॉक कर देता हूँ तो ये अपनी जगह से डिटैच हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर डिटैच करने के बाद लॉक करूँ तो ये वापस से अटैच नहीं हो पाएगा। बट अगर मैं अब जाके करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो अपनी जगह पे दोबारा से अटैच हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि हमेशा एक बार अपने हिसाब से आप लेआउट को सजा लें। सजाने के बाद इसे लॉक कर दें ताकि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।